नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं उद्घाटन के 12 दिन धंस गया एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। सरकार की मंशा साफ है कि बेहतर कनेक्टिविटी, तेज सफर और सुरक्षित यात्रा लोगों को मिले। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब उद्घाटन के महज 12 दिन बाद ही करोड़ों की लागत से बना एक्सप्रेसवे पहली ही बारिश में धंसने लग गया है। इसको क्या कहेंगे आप? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक कारण है या निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर सवाल? क्या कहीं ठेकेदारों की लापरवाही और भ्रष्टाचार सरकार की विकास योजनाओं पर दाग तो नहीं लगा रहा है? और अगर पहली ही बारिश में सड़क जवाब दे दे तो आने वाले वर्षों में यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आज इसी बड़े मुद्दे और बड़े सवाल के साथ हम चर्चा में जाएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। 13 जुलाई 2026 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल है, जिसका उद्देश्य लखनऊ और कानपुर के बीच तेज, सुरक्षित और आधुनिक सफर उपलब्ध कराना है। लेकिन उद्घाटन के सिर्फ 12 दिन बाद ही यह एक्सप्रेसवे विवादों में आ गया। उन्नाव के कोरारी इलाके में कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर करीब 5 से 7 मीटर हिस्सा धंस गया। सड़क पर गहरी दरारें और पानी से भरी नालियां दिखाई देने लगी। टोल प्लाजा से पहले भी सड़क धंसने की दूसरी घटना सामने आई। इससे पहले भी कई स्थानों पर सड़क किनारे की मिट्टी बहने, पहुंच मार्ग धंसने और जगह जगह पैचिंग की शिकायतें सामने आ चुकी थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवालों की बाढ़ आ गई। समाजवादी पार्टी के नेता मधुसूदन यादव ने वीडियो साझा करते हुए निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठाए। लोग पूछ रहे हैं कि अगर पहली ही बारिश में सड़क जवाब देने लगे तो आने वाले वर्षों में इस एक्सप्रेसवे की मजबूती और यात्रियों की सुरक्षा का क्या होगा? हालांकि सूचना मिलते ही निर्माण एजेंसी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त हिस्से की तत्काल मरम्मत शुरू की गई। बैरिकेडिंग कर यातायात को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि नया निर्माण होने के कारण बरसात में कुछ तकनीकी दिक्कतें आई हैं, जिन्हें ठीक कराया जा रहा है और यातायात प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल केवल मरम्मत का नहीं, सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने हाई स्पीड एक्सप्रेस वे पर पहली ही बरसात में ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी थी? क्या ड्रेनेज सिस्टम पर्याप्त नहीं था? क्या निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण में कहीं चूक हुई? या फिर निर्माण में लापरवाही या भ्रष्टाचार ने विकास की रफ्तार पर सवाल खड़े कर दिए? सरकार की मंशा साफ है, बेहतर सड़कें, तेज कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यदि निर्माण एजेंसियों और ठेकेदार गुणवत्ता से समझौता करेंगे तो सबसे बड़ा खतरा आम लोगों की जान पर होगा। ऐसे में केवल मरम्मत पर्याप्त नहीं, बल्कि पूरी परियोजना की तकनीकी जांच और जवाबदेही भी उतनी जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे की नौबत न आए। सिर्फ 12 दिन पहले जिस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के विकास का नया प्रतीक बताया गया था, आज उसी की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। अगर पहली ही बारिश में सड़क धंस जाती है तो ये केवल इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं, बल्कि जवाबदेही का भी सवाल है, क्योंकि विकास का असली पैमाना सिर्फ उद्घाटन नहीं, बल्कि वर्षों तक सुरक्षित और भरोसेमंद सेवा देना होता है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या जांच कहती है और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे प्रदेश के विकास की बड़ी परियोजना है और इसका सुरक्षित संचालन लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि सड़क धंसने के कारणों की निष्पक्ष तकनीकी जांच हो, दोष तय हो और यदि कहीं निर्माण में लापरवाही या अनियमितता हुई हो तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ विकास की पहचान नहीं, बल्कि जनता की सुरक्षा भी सबसे बड़ी गारंटी होती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जिस ग्रीनफील्ड एलिवेटेड एक्सप्रेस को सपनों की सड़क इसको कहा जा रहा था और महज
12 से 13 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था। 13 जुलाई को इसका उद्घाटन हुआ था और आज 26 जुलाई है। महज 12 दिन हुए हैं और ये सड़क 35 से 40 मिनट में लखनऊ और कानपुर का जो सड़क से यात्रा जो है ये 35 से 40 मिनट में पूरी करने का दावा इस पर किया गया। लेकिन उद्घाटन के 12 दिन के बाद ही अगर जैसे ही बारिश होती है सारे जो निर्माण की गुणवत्ता है उस पर सवाल उठने लगते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ महज ये प्राकृतिक कारण है कि सड़क बारिश का पानी रुका और जो सड़क है धंस गई, या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का यहाँ खेल है और सरकार एक्सप्रेसवे के निर्माण के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी का प्रयास करे। दूसरी ओर ठेकेदार ऐसी निर्माण एजेंसियां सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं, निर्माण गुणवत्ता में लापरवाही करके कहीं सवाल सरकार के उठाने का मौका दे रही हैं। आज इन तमाम सवालों का हम जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं इस चर्चा में। विकास पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुभाष द्विवेदी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं चर्चा में। आदेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी शुक्ला जी पूर्व मुख्य अभियंता एलडीए से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ सुभाष द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। आदेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले सुभाष द्विवेदी जी हम आपका रुख कर रहे हैं। सुभाष द्विवेदी जी, आपकी सरकार थी तब भी एक्सप्रेसवे की चर्चा होती थी। एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे आपने निर्माण कराया, उसको लेकर लगातार आप उसकी प्रशंसा करते हैं, चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार लगातार एक्सप्रेसवे के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी देने का प्रयास प्रदेश की जनता को कर रही है। इसी कड़ी में कानपुर और लखनऊ के बीच ये ग्रीन फील्ड जो नेशनल एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बना है, जो महज 35 से 40 मिनट में कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी तय करता है। महज 12 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ है इस एक्सप्रेसवे का, और आज जो तस्वीरें सामने आई हैं कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और आप ही के पार्टी के नेता मधुसूदन यादव हैं, उन्होंने वीडियो डालकर इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये निर्माण कैसा है, कहीं भ्रष्टाचार का खेल है। क्योंकि जो सड़क है लगभग 30 फीट, पहली बारिश हुई है अभी 12-13 दिन के बाद, एक दो बारिश हुई है, और उसके बाद ये सड़क जो है पूरी तरीके से धसी हुई, कई जगह धसने की खबरें सामने आ रही हैं। ये कैसा निर्माण है, किस तरीके से निर्माण इसको आप कहेंगे सुभाष जी? भ्रष्टाचार का जहां जहां है अंबार, वहां वहां भाजपा सरकार। ये तो क्लियर हो चुका है। इनका बुंदेलखंड एक्सप्रेस पूरी तरह से आप चले जाइए, इसमें इतने झटके लगेंगे कि आपको खुद समझ में आ जाएगा ये एक्सप्रेस इसके चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं। आप 1 किलोमीटर सीधी गाड़ी नहीं चला सकते हैं जी। आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ले लीजिए, उसका भी बंटारा। आप लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे ले लीजिए जो अभी बना हुआ है, 12 दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ है। आप ये देखिए टोल टैक्स आपका 285 रुपए एक तरफ का, कितना है 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर में 285 रुपए एक तरफ का। जब आप वापसी करोगे उसी दिन 425 रुपए, यानी आप जैसे चाहो वैसे लूटो, खुली छूट है। सुविधाओं के नाम पर जीरो और व्यवस्थाओं के नाम पर जीरो। आप ये बताइए 4700 करोड़ रुपए 63 किलोमीटर बनाते, उसमें भी पहली बारिश में 12 दिन के अंदर क्या, कैसे, कितना भ्रष्टाचार करोगे, किस तरीके से करोगे? आप कोई भी एक्सप्रेस वे ले लीजिए। हम अभी आपने कहा ना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का हम लोग वर्णन करते हैं, आप बताइए किस मानसून में हमारी रोड जो हमने बनाई थी वो धस गई, कहाँ क्या कमियां आई थी। आज भी आप चले जाओ, आपको एक झटका लगे तो आप बताइएगा। इनके किसी भी, हम तो चैलेंज करते हैं, जिस साथी को घुमा लो वो चले और दोनों एक्सप्रेस वे पे चल के देख ले, समझ में आ जाएगा कि एक्सप्रेस वे पर आपको झटके महसूस होंगे और किस एक्सप्रेस वे पे आप आसानी से चले जाएंगे। झटके तो छोड़िए, जब जैसे ऐसे गाड़ियां चलती, मैं भी गया हूँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी चला हूँ, और आप भी जाते होंगे, आप भी गए होंगे, ऐसा नहीं है। आप भी लखनऊ एक्सप्रेस वे पे गए होंगे आगरा पे, और वहां भी गए होंगे। जनता और आप लोग साफ समझ रहे हो कि भ्रष्टाचार कहाँ क्या हो रहा है। ये भाजपा सरकार है, भ्रष्टाचार का है जहां जहां अंबार, वहां वहां आपको ठीक है द्विवेदी जी,
जी सुभाष द्विवेदी जी, आपकी बात आ गई। इस दौरान हमारे साथ विकास पांडे जी भी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। विकास पांडे जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले गंगा एक्सप्रेसवे की जब बात हो रही थी, वहां पर भी बारिश शुरू हुई थी और उसमें भी गड्ढे देखने को मिले थे, और उस दौरान जो पत्रकार कवरेज करने जा रहे थे उनको भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा था। अब जब ये ग्रीनफील्ड एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, ये महत्वाकांक्षी परियोजना और कहीं ना कहीं लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार था और इसका लाभ भी हालांकि मिल रहा है, महज 35 से 40 मिनट में ये लखनऊ और कानपुर का सफर तय करने का यहां दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा निर्माण होगा, ऐसे गड्ढे होंगे, तो लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इतनी बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना, जैसे ही 12 दिन अभी निर्माण के हुए हैं और बारिश होती है, सब कुछ सारी पोल खुलकर सामने आ जाती है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं थी या गुणवत्ता ठीक नहीं थी। क्या कहेंगे इसको? महज प्राकृतिक घटना इसको कहेंगे या कहीं ना कहीं जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल जायज है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। जी मनोज जी, देखिए, निश्चित तौर पर जो कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, उसका अभी माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया जी। और निश्चित तौर पर यह भी मान लीजिए कि वो कानपुर से और लखनऊ के बीच में एक लाइफलाइन का भी काम करेगा, क्योंकि अच्छा खासा ट्रैफिक रहता है। जो पूर्ववर्ती हमारा हाईवे था, उस पर बहुत जाम की समस्या रहती थी और कई बार घंटों में वो सफर तय हो पाता था। उस सफर को आरामदायक और जल्दी पूरा करने के लिए इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण NHAI ने करवाया था। और ये मान करके चलिए कि इस एक्सप्रेसवे का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य के लिए ये 100% सफल भी हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव नीचे से उतर करके ऊपर गया है, और नीचे भी आप देखिए अब ट्रैफिक जाम की समस्याएं काफी हद तक कम हो गई। लेकिन उन्नाव के पास काकोरी में जिस तरीके से ये घटना सामने आई है कि 6 से 7 मीटर का जो हिस्सा है, करीबन 30 फीट का जो हिस्सा है, वो जाकर के साइड का हिस्सा, वो भी आप समझिए साइड का हिस्सा कहीं ना कहीं धंसने की जो खबर आई है, उस पर NHAI ने भी तत्परता से कार्रवाई करते हुए और उसको रिपेयर कराने का काम किया है। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, निश्चित तौर पर ये मान करके चलिए कि गुणवत्तापूर्ण ही निर्माण होते हैं। NHAI गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए जानी जाती है। चाहे आप देखिए कानपुर से जो कानपुर से जो बाया अलीगढ़ होते हुए दिल्ली तक का जो नेशनल हाईवे है, वो देखिए कितनी अच्छी गुणवत्तापूर्ण तरीके से बनाया गया। अब आप कन्नौज से लेकर के और बिठूर से लेकर के बिल्लौर से लेकर के निकलते चले जाइए, सरपट दौड़ते चले जाइए, कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उसके भी उलट आप देखिए कि जिस तरीके की समस्या आई है, ये निश्चित तौर पर बरसात का सीजन है और अभी अभी उद्घाटन हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये मान करके चलिए कि बरसात की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हुई होंगी, ये मान करके चलिए। और सरकार ने और विशेषकर NHAI ने, वहां के अभियंता ने इस पर गंभीरता से लेते हुए तत्काल इस पर काम भी स्टार्ट कर दिया है, इसको दुरुस्त करने का भी काम चालू कर दिया है, जिससे आम जनमानस को तकलीफ समस्या ना हो। मैं राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसमें मैं राजनीतिक विषयों को नहीं उठाना चाहता, वरना याद करिए आप कि 1 अगस्त 2018 को पूरे मीडिया में तस्वीरें तैरी थी कि किस तरीके से एक बुलेरो गाड़ी पूरी की पूरी गड्ढे में समा गई थी आगरा लखनऊ हाईवे के अंदर। तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीतिक टिप्पणियों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि हमारी सरकार है और हमने विशुद्ध रूप से अच्छी मानसिकता के साथ इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है और जो अपने उद्देश्य में सफल भी हो रहा है। तो इसमें अगर कहीं कोई कमी आई है, निश्चित तौर पर हम उसे दुरुस्त करके और उसे पुनः उसके स्थिति में बहाल भी करेंगे। ठीक है, नाहिद अकील जी, हम आपका रुख करें। नाहिद अकील जी, तमाम ऐसी चर्चाएं बरसात शुरू होने से पहले हमने की है, जिसमें आप बतौर मेहमान जुड़े भी हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लें, आगरा में जो स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा हो, उसमें हो, करोड़ों का प्रोजेक्ट हो और ट्रैक्टर और गाड़ी जो है उस सड़क के गड्ढे में समा गई हो, चाहे तमाम अन्य जगह की घटनाएं हो, और ये मौजूदा एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे है, तमाम जो गुणवत्ता की बातें की जाती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है वैसे ही कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं सड़क धंसने की घटनाएं सामने होती हैं। क्या गुणवत्ता और मजबूती को प्रॉपर ध्यान दिया जाता है या ड्रेनेज सिस्टम को ठीक से ध्यान दिया जाता है? और ये जब कहा जाता है कि एक्सप्रेसवे आरामदायक रास्ता तय करने के लिए, जल्दी रास्ता तय करने के लिए बनाए जाते हैं, अगर ऐसे जगह जगह गड्ढे होंगे, जगह जगह इस तरीके से सड़कें धंसेंगी, तो लोग कैसे सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे?
देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जब प्रवक्ता लोग बैठते हैं वो कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे। मैं ये कह रही हूँ ये जनता का विषय है और जनता की समस्याओं को देख करके ही ये बनाया गया था, क्योंकि इतना जाम होता था कि कानपुर का सफर आपको जो 45 मिनट में आज हो रहा है 6-7 घंटे में होता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है वो 42,000 करोड़ रुपए जनता के ही तो है, और उसमें ये कह के तो गुजारा नहीं होने वाला है कि हमने तुरंत रिपेयर करवा दिया। भाई, जब कोई चीज बनती है तो उसके अपने मानक होते हैं और वो उद्घाटन से पहले 10 बार चेक की जाती है। अभी पिछले हफ्ते मैं गई थी, कानपुर जाने के लिए आप जितना टोल टैक्स देना पड़ता है उतने में तो आप कानपुर जाए आए घूम करके ट्रेन से आ जाए। वजह ये थी कि आप 40 मिनट में पहुंच जाएं, 40 मिनट में पहुंच रहे हैं, लेकिन पहली बरसात अगर ये नहीं झेल पा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार ना करना हो तो शायद जनता के हित में ये योजनाएं ही ना बने। ठीक है नाहिद जी, हम आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत युवाओं से संवाद कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या कुछ बातचीत प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सुनाते हैं अपने दर्शकों को। जमीन से शिखर तक जाना आपके लिए अंडमान का जीवन, वहां के लोगों की कठिनाइयां, ठंड का मौसम, बहुत पतली हवा, आपको कैसा लगा, क्या अनुभव किया? सर, मैंने लद्दाख में जाकर ये अनुभव किया कि मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ डेली लाइफ कितना आसान है। और लद्दाख जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है लो एयर प्रेशर की वजह से। और वहाँ जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ पर हर रोज अपने बॉडी को अडेप्ट कर पाना सर अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। सर, इसके अलावा मैं जरूर कहना चाहूंगी कि क्लाइमेट की चिंता तो हमें थी ही, पर लद्दाख जाने से पहले, बॉर्डर विलेजेस जाने से पहले हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी थी कि वहाँ पे इंटरनेट अच्छी नहीं मिलेगी, वहाँ सड़कें अच्छी नहीं होगी। तो हमने उस तरह से तैयारी कर कर हम बॉर्डर विलेजेस में गए थे। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे कैश दे दिया था कि वहाँ पे जरूर कैश की जरूरत होगी क्योंकि इंटरनेट सेवा नहीं है तो यूपीआई वहाँ नहीं चलेगी। पर वहाँ जाकर मैं आश्चर्यचकित थी देखकर कि उन बॉर्डर विलेजेस को जिन्हें लोग लास्ट विलेज कहते हैं, वहां पर सिर्फ इंटरनेट की अच्छी सुविधा मिल रही थी और हमने यूपीआई पेमेंट भी किया वहां पर। अब हम उसको प्रथम गांव कहते हैं, अब हम उसको लास्ट विलेज नहीं कहते हैं, फर्स्ट विलेज कहते हैं जी। तो वहां आपने यूपीआई किया? जी सर, वहां में मैंने यूपीआई किया। वहां के लोग यूपीआई के जानकार है, करते हैं यूपी का उपयोग? जी सर, बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है। हमारे ही जैसा वो भी यूपीआई का इस्तेमाल, क्यूआर कोड रखते हैं, इवन वाईफाई भी रखते हैं कुछ कैफेज और होटल्स में। तो फिर तो आपको वाईफाई मिल गया तो फिर तो आप अपने में ही खोई रही होगी। बिल्कुल नहीं सर, मैं वैसे उतना फोन देखती नहीं हूँ और वहाँ के वादियों में मैं तो बिल्कुल खोस ही गई थी वहाँ के प्यारे प्यारे लोगों के साथ। ज्यादातर मैंने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और वहाँ के बच्चों के नाम भी सर बहुत प्यारे प्यारे और यूनिक से थे। मैं शेयर करूंगी, मुझे कुछ बच्चों के नाम याद है, गास्केट, डेस्केट, ढोलकर, नामयाल, तेंजिंग, ये सारे मेरे वहाँ बच्चे दोस्तों के नाम हैं जो मैंने बॉर्डर विलेजेस में बनाए। उन बच्चों के मन में सवाल क्या था? पूछते होंगे तुम ये समंदर कैसा होता है, तुम अंडमान निकोबार से आई हो? जी सर, वो बच्चे जानना चाहते थे कि हम कहाँ से आए हैं। सर, जब मैं मान विलेज के प्राइमरी स्कूल में गई थी तब उनके क्लास में उनका क्लास बहुत सुंदर था, प्यारे प्यारे पेंटिंग्स बने हुए थे दीवार पे और उसमें एक भारत का मैप भी था। पर सर, मैंने वहां नोटिस किया कि हमारे अंडमान एंड निकोबार का मैप वहां में नहीं था, तो मैं उन्हें दिखा नहीं पा रही थी कि देखो यहाँ में अंडमान होता है। फिर मैंने उन्हें समझाया ये जो यहाँ में समुंदर है भारत के नीचे, यहाँ में हमारा अंडमान है। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी सर। एक बच्ची को मैं पूछी क्या आप अंडमान आओगी जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो उस बच्ची ने बोला कि अंडमान आओ, मुझे बहुत पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पता है, पर मैं अंडमान जरूर आऊंगी। तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे वहाँ पर। क्या आपने सीमावर्ती गांव, क्योंकि गांव के लोग हर चीज बहुत सामूहिकता से करते हैं, सब मिल के करते हैं, ऐसे कोई अनुभव है जिसमें आप ऐसा हाँ बड़ा सामने नीचे शहरों में बहुत करता है, अनुभव आया हो?
जी सर, मैंने कई सारी ऐसी चीजें ऑब्जर्व करी जो जो ये दिखाता है कि वहाँ की कम्युनिटी स्पिरिट कितनी स्ट्रांग है। वहाँ में सर हमें शादी देखने का मौका मिला, जहाँ में हमने देखा अनलाइक हमारी सिटीज जहाँ पे हर एक शादी खा लेते हैं, होटल बुक, वही सब खाना बना रहे थे, वही चेयर लगा रहे थे, वही सब कुछ कर रहे थे। इसके अलावा जहाँ जो लोकल मोनास्ट्रीज है उसके लोग भी कनेक्टेड होते हैं और उसमें जो भी इवेंट होता है, जो भी उनका होता है रिलीजियस, वो सब मिलजुल कर करते हैं। इसके अलावा एक और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी जो मैंने खुद तो नहीं देखा पर वहाँ के नंबरदार से सुना है सर। एक बार एक टावर जब गिर गई थी तब गांव वालों ने किसी अथॉरिटी की वेट किए ये बिना मोबाइल खुद उस मोबाइल टावर टावर को। मोबाइल जी टावर। सर। हम्म जी सर। हम्म तो मुझे ये सुनने को मिला कि गांव वालों ने बिना किसी अथॉरिटी के वेट किए खुद ही आपस में ये डिसाइड किया कि वही टावर को खड़ा करेंगे। और बस इतना ही नहीं सर, मुझे तो अंदाजा नहीं है पर शायद कुछ बैटरीज की जरूरत होती है टावर के लिए और उन लोगों ने साथ मिलकर उन बैटरी के लिए एक वेयर हाउस भी खुद से बनाया मिलकर। अरे वाह। जी सर, तो ये थी वहाँ के लोगों की कम्युनिटी स्पिरिट, इससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। सयंतिका, निश्चित तौर पर ये यात्रा आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालेगी। जी सर, When you कभी नहीं share भूलूंगी। joy, it multiplies. आप जब अपने घर के लोगों से बातें करें, अपने दोस्तों से बातें करें, स्कूल कॉलेज में शायद इस अनुभवों को शेयर करें, तो इसके जी विषय सर। में कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए। इन अनुभवों को एक किताब के रूप में, आर्टिकल के रूप में और औरों में भी जागरूकता फैलानी चाहिए कि देश कितना जी विशाल सर। है, देश के लोगों की भावना कैसी है। और आपकी यात्रा ने जिस प्रकार से आपको मन को देश के प्रति लगाव पैदा करने वाला, देश का एक अनुभव करने वाला, इन बिल्कुल सारी सर। चीजों को आपने शेयर करना चाहिए, औरों को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। आइए सर, अब एक देखते छोटी सी हैं रिक्वेस्ट देश के करना किस हिस्से चाहूंगी। से हम जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सयंतिका। और अब मेरा अनुरोध है जौनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े माय भारत वॉलंटियर आशीष सोनी जी से कि वे अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते आशीष जी। मैं आशीष सोनी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक गर्वित वॉलंटियर हूं। मैं शक्तिपीठ मां शीतला के पावन धरातल से हम सब के चहेते और हम सब युवाओं के फ्रेंड्स माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं। आपको भी प्रणाम। सर, सबसे पहले मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बार बजट निर्माण की प्रक्रिया में युवा की आवाज को महत्व दिया तथा उनके विचारों और सुझावों को भी इंक्लूड किया। यह कोई आम बजट नहीं था, यह बजट युवा भागीदारी और युवा के प्रति आपका विश्वास था। सर, आशीष जी, एक तो आपके विषय में बताइए और दूसरा आपका किस गांव में जाना हुआ। सर, मैं अभी करंटली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। सर, मुझे हिमाचल प्रदेश के स्पीति के काजा खास में जाने का मौका मिला। सर, जब मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा को पता चला कि मुझे हिमाचल में जाना है तो वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो बता रहे थे कि एक वक्त था कि हमें किसी। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं और ब्रेक के बाद अपने खास प्रोग्राम जनहित में हम आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। के बाद जब एक बार फिर आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं, अगर उसमें भ्रष्टाचार लिप्त की योजनाएं एक और ना बनी हो तो शायद जनता के हित के लिए कोई योजनाएं ही ना बनी। आज अगर आप एजुकेशन का बजट ले लीजिए तो उसमें कितना है, स्वास्थ्य का बजट ले लीजिए, वो बजट इसलिए नहीं बढ़ेगा
कि उसमें पैसा डायरेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन, आप देख लीजिए पिछले 12 साल में खाली कंस्ट्रक्शन पे ही काम हो रहा है, कहीं रोड बन रही है, कहीं हाईवे बन रहा है। जितने बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा खाने के लिए मिलेगा, लेकिन जो जनता के हित में योजनाएं बनती उसमें लेकिन नाइक जी, देश के निर्माण में ये इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण, ये अपने महत्वपूर्ण भी तो हैं, ये जरूरी भी तो हैं। वो आपका सवाल भी जायज है, लेकिन देश का अगर निर्माण करना है, देश को आगे ले जाना है, तो बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी तो बेहतर करना होगा। मनोज जी, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि देश के निर्माण के लिए अच्छी सड़क, दूरी कम हो, ये बहुत जरूरी जी। लेकिन अगर उसको इस नजरिए से बनाया जाए कि साल भी पूरा ना हो, 12 दिन भी पूरा ना हो, फिर रिपेयरिंग की नौबत आ जाए और 1 साल के बाद फिर बजट पास हो उसको रिपेयरिंग का, तो वो कौन सी सड़क है जो बार बार रिपेयरिंग होती रहे? अगर आपकी मंशा उचित है तो आप फिर उस पर निगरानी करके करेंगे। लेकिन अगर आपकी मंशा ये है कि हमने 70 करोड़ का बजट पास किया, 30 करोड़ तो खुद खा लेना है, तो कैसे वो सड़क बनेगी? कौन सा इंजीनियर उसको बेहतर बना देगा? ठीक है। लोकल शहर की सड़कें देखिए, हर साल पार्षद बनाएगा, हर साल बरसात के बाद फिर ढह जाती है, हर साल गड्ढा खोदा जाएगा, हर साल पाटा जाएगा, तो उसमें पैसा ही तो जा रहा है जनता की जेब से। हम क्यों नहीं ये सोचते कि हमारी पॉकेट का वो पैसा है, वो जनता का पैसा है। जो तनख्वाहें मिलती है नेताओं को, वो भी जनता के पैसे से मिलती है। ठीक कह रहे हैं नाहिद जी, बिल्कुल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आदेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, पहले उनके पास जाएंगे, फिर विकास पांडे जी हम जवाब लेंगे आपसे। आदेश शुक्ला जी, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए, हो भी रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए जरूरी भी है, देश के निर्माण के लिए और देश की प्रगति के लिए। लेकिन निर्माण जब बहुत महत्वाकांक्षी ऐसी परियोजनाएं हों, उस पर इस तरीके के जब दाग सामने आते हैं, उसको आप महज ये प्राकृतिक घटना के तौर पर देखेंगे, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे का वो निर्माण के बाद पहली बारिश में हुए गड्ढे हों, चाहे ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की हम जब बात कर रहे हो, क्योंकि अगर निर्माण बजट बड़ा है, निर्माण महत्वपूर्ण है, और गुणवत्ता भी उतनी महत्वपूर्ण क्यों नहीं होनी चाहिए? जी देखिए, देश में स्वाभाविक रूप से सरकारें जो है निर्माण कार्य में करती हैं, और एक्सप्रेसवे बड़े बड़े बनाए जाते हैं, बड़े बड़ी चीजें होती हैं, खूब रोडों की कनेक्टिविटी दी जा रही है जी। रोडों की कनेक्टिविटी देने का उनका एक सीधा सीधा फंडा होता है कि अगर गांव से शहर को जोड़ देंगे तो स्थितियां बेटर हो जाएंगी। ये सभी सरकारें करती आ रही हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार ले लीजिए, चाहे एनडीए की सरकार ले लीजिए, चाहे यूपीए की सरकार ले लीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार ले लीजिए, इनकी मंशा ऐसी ही रहती है कि तरीके से कनेक्टिविटी को अच्छा किया जाए, कनेक्टिविटी चलने में अच्छी हो, और कनेक्टिविटी के साथ ये काम करते हैं। सवाल यहाँ पे आता है, अगर इसका हिस्ट्री देखी जाए, ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे, बड़े बड़े सिस्टम पे, बड़े बड़े करने की जो रोडे बनाए गए, निर्माण किया गया, इसको आपको बहुत पहले पीछे जाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत वहां से हुई थी जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार हुआ करती। बसपा की सरकार में खुला मैसेज चल गया कि मुख्यमंत्री पैसा लेते हैं, मुख्यमंत्री पैसा लेते हैं। ये स्वाभाविक सी बात थी, बहुत छोटी छोटी रकम भी एक आने थी। तो इसमें आपको मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा खेल जो करते हैं, ये पूरे सिस्टम के फोकस को नेता तो कम करता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा करते हैं जी। इसमें सीधा साधा ब्यूरोक्रेट्स का खेल होता है। ब्यूरोक्रेट्स का खेल यहां तक होता है कि पहले सिस्टम बनाया जाएगा, सिस्टम से जमीन निकाली जाएगी, फिर डीपीआर जाएगा, उस जमीनों को कौन कौन खरीदेगा, कौन कौन बेचेगा। कई जगह तो डीपीआर तक लीक करे गए हैं। पहले कई सरकारों में मैंने देखा है कि जहां से एक्सप्रेसवे जाना है उसका डीपीआर पहले ही पता हो जाता था, और उसमें उनके ही लोग
उनके ही लोग आपस में जमीन खरीद लेते थे, स्वाभाविक सी बात है, सरकार को मुआवजा देने का काम होता है। लेकिन आदेश जी, आपने ये जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त होते हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेट्स पर शासन का अंकुश नहीं होता है, उनसे जवाबदेही नहीं ली जाती है, या कहीं ना कहीं नेटवर्क ऊपर तक होता है, या उसमें नेताओं के लिंक जो है ब्यूरोक्रेट से होते हैं, इसलिए सब कुछ शांति से चलता रहता है? बात समझिए, जब तक इस पर कोई कड़ा कानून नहीं बनेगा कि ये एक्सप्रेसवे बना है, ठीक है, आपने आज 12 दिन, ये एक्सप्रेसवे मुझे लगता है काफी लंबे समय से बना हुआ था, चालू क्यों नहीं होता साहब? लंबे समय से हुआ था, चालू क्यों नहीं हो रहा था? मुझे याद पड़ता है कि एक्सप्रेसवे पिछले साल में गया था कानपुर, तब ये एक्सप्रेसवे बन चुका था लगभग, थोड़ा बहुत बचा होगा। अगर पहली बारिश इसमें होती, पहली बारिश का होती, तो बारिश तो बीच बीच में हो जाती है, थोड़ी सी तो बारिश हो जाती है, तो अगर मिट्टी धंसनी होती तो धंस जाती ना। बात समझने की कोशिश करिए, ये खेल चलता है, ये ब्यूरोक्रेसी का एक खेल चलता है कि इसमें साफ साफ होता है। निर्माण के बाद आदेश जी, निर्माण के बाद मानसून की तो ये पहली बारिश ही थी, उससे पहले जो बारिश हुई होगी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जब अब ठीक ठाक बारिश हुई है तब ये सड़क अपना जो है किस तरीके से गुणवत्ता, सीधा सीधा लॉजिक, इसका सीधा सीधा लॉजिक जानते हैं क्या होता है? सीधा सीधा लॉजिक ये दे देते हैं कि साहब वो नई सड़क थी, उसमें मिट्टी की पटान अच्छे से हुई थी, अब मिट्टी खसक गई तो सर हम क्या करें इसके? ये लॉजिक आता है, ये ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से ही लॉजिक आ जाता है कि पहली बारिश है साहब, हम इसको देख रहे हैं, हम इसको तुरंत करवा देते हैं, तुरंत जांच एजेंसी बैठा देंगे, तुरंत सब कुछ कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर जनता का पैसा लग रहा है तो जनता का पैसा जवाबदेही भी होनी चाहिए। आप एक अगर इस पर टोल ले रहे हो तो आप पहले ट्राई कर लो, टेस्टेड कर लो, एक बरसात बिता लो, एक बरसात बिता के कोई एक्सप्रेसवे बनाओ, जरूरी नहीं है कि उसको तुरंत ही ओपन कर दो, अरे बरसात बीत जाने दो, बरसात में थोड़ा हम अभी ट्रायल करा रहे हैं, हम कुछ जगह ट्रायल करा रहे हैं, कुछ ट्रायल कराने के लिए आप हैवी वाहन को जाने दीजिए कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद कहिए कि अब हम इसको जो है उद्घाटन करते हैं। हाँ, तो किसी को क्या निश्चित रूप से इसीलिए ट्रायल रन भी होता है और उसकी गुणवत्ता की भी जांच होती है, लेकिन जब उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं या ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। सुदीप साहू जी एक दर्शक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप जी अपनी बात रखें। सुदीप साहू जी, सुदीप साहू जी अपनी बात रखें। हाँ जी, ये नई सड़क बनती है तो उसके पहले मिट्टी डाली जाती है और उसमें बरसात भी आती है, लेकिन ये पहली ही बरसात में जो धंस गई, इसका मतलब है गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी करी गई है। इसके अलावा इंस्पेक्शन इसका ठीक से नहीं किया गया, जो उन्होंने इसको क्लियरेंस दिया है कि हाँ ओके है ये सड़क, उन्होंने भी जांच में कोताही बरती है। इसकी पुनः जो दोबारा से जांच हो और अच्छी तरीके से जांच हो, दोषियों को सजा मिले। ठीक है सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी अपनी बात रखने के लिए। गिरीश शुक्ला जी कानपुर से दर्शक जुड़े हुए हैं। गिरीश जी अपनी बात रखें। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश से डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इस देश की सरकार को चला रहा है और वो स्वयं भी जो है नहीं, इससे संबंधित अगर जब आपके पास कोई सवाल हो तो आप कर सकते, इससे संबंधित जी है। और सारा देश की सारी व्यवस्थाएं चौपट है, मनमानी चल रही है, घूसखोरी चल रही है और कमीशन सब जो है वसूल के जो है प्राइवेट आर्मी बनाने तक का इंतजाम हो रहा है। इस देश को पूरी तरह संघ ने बर्बाद कर दिया है। मोदी साहब तो एक मुखौटा मात्र हैं, एक दिन मोदी साहब को भी किनारे लगा करके। ठीक है गिरीश शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। हम रुक करेंगे विकास जी का एक बार फिर से। विकास पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि आरपी शुक्ला जी पूर्व अभियंता जो है एलडीएस, उनको भी हमने चर्चा में जोड़ा है, अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं है। उनसे तकनीकी पहलुओं पर भी हम चर्चा करने वाले थे, हालांकि वो अभी प्रयास किया जा रहा है उनको जोड़ने का। विकास पांडे जी अगर बात करें, नाहिद अकील जी ने अभी कहा कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ज्यादा से ज्यादा परियोजनाएं हो, इसलिए लाई जाती हैं कि कहीं ना कहीं जितने काम होंगे उतने ही उनमें फिर कमीशन खोरी होगी। अगर देश की जनता का 1 रुपया भी अगर किसी काम में लग रहा हो, किसी विकास काम में लग रहा हो, तो उसकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है, लोकतंत्र यही कहता है। लेकिन हजारों करोड़ की परियोजनाएं और जब
अब आप कहेंगे, और ये जो सभी लोग कह रहे हैं कि उसमें मिट्टी, अभी दर्शक कह रहे थे कि उसमें मिट्टी की लेयर होती है, लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर, उसके बाद भारी उस पर रोलर चलाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मिट्टी ऐसी पाट दी और निर्माण कर दिया। इसी बात का पैसा होता है, हजारों करोड़ का बजट पास होता है, और तकनीकी जो है, हम विदेशों से तकनीकी लाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की सड़क बनी नहीं कि पहली ही बारिश में धंस जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं, कहीं तो इतने बड़े गड्ढे हो जाते हैं कि दुर्घटना हो जाती है, लोगों की मौत हो जाती है। तो जनता के लिए, सहूलियत के लिए, राहत के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए जो रास्ता बना है वो उनके लिए दुर्घटना का कारण बन जाता है। विकास मनोज जी, मुझे लगता है जी मनोज जी, देखिए 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि हमारी नाहिद जी कह रही थी कि उस पर एक जांच बैठेगी, कुछ बजट अलॉट कर दिया जाएगा और उसका रिपेयर करा दिया जाएगा जी। तो मुझे लगता है कि जब कोई भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, और आजकल तो एक आम सड़कों के लिए भी हमने रख रखा एक टाइमलाइन तय की है कि 4 साल 5-6 साल रख रखाव जिम्मा डेवलपर का होता है, जो आता है जी। तो एक तो चीज ये निकल करके आई। दूसरी चीज मुझे लगता है कि आपने कहा कि 1 साल पहले वो बन के कह रहे थे अभी हमारे आलोक जी, ट्रैफिक मूव नहीं हुआ था 1 साल पहले उस पे जी सॉरी, उस पे ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हुआ था 1 साल पहले। ट्रैफिक मूवमेंट उसके उद्घाटन के बाद स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज कोई भी बनता है, हर चीज की मांगे होते हैं कि मिट्टी की लेयर इतनी होगी, उसके ऊपर कंक्रीट की लेयर इतनी होगी, उसके ऊपर वाटर कैनन चला करके रोलिंग करना, इतने mm दबाना चाहिए, वो सारी एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, और मैं फिर कहता हूं विनम्रता से आपसे मनोज जी कि अगर राजनीति में ये मान लें कि सुभाष जी ने कह दिया नहीं साहब भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार के लिए होता है तमाम सी चीजें, तो ये मान लिया जाए कि जो इन्होंने बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास, छोटी सी बात कहूंगा। नहीं आ रहे बिल्कुल, सुभाष जी आपके पास, आदेश जी आपके पास भी आएंगे, आदेश जी आपके पास भी आएंगे, आदेश जी आएंगे। विकास जी बात कंप्लीट करें। नहीं मैं आ रहा हूँ, विकास जी कंप्लीट करें। मनोज एक लाइन, मैं आ रहा हूँ, आदेश जी मैं आ रहा हूँ, आदेश जी मैं आ रहा हूँ जी। विकास जी, आदेश भाई जी, मनोज भाई ये बताइए, चलिए आदेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? आदेश जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस एक लाइन की बात मेरी ये है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है जी, अगर एक्सप्रेसवे बना था उस टाइम पे, तो उस समय भाजपा ने भी कायदे से ये बता दिया था, ये बताने में कोई गुरेज नहीं किया था कि ये सड़क बहुत बेकार बनी है, निर्माण बहुत बेकार हुआ है, इसमें कुछ नहीं हुआ है ना। स्वाभाविक सी बात है, ये मानना पड़ेगा। ये दोनों पार्टियां, आप लोग ये मानिए कि एक दूसरे पे दोषारोपण मत करिए। आज जो है, जब क्या कहते हैं, जब एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ था, ठीक है आदेश जी आपकी बात आ गई, आदेश जी आपकी बात आ गई, और सुभाष जी हम आएंगे। विकास जी अपनी बात कंप्लीट करें इस बीच, विकास जी कंप्लीट करें। तब भी ये कहा गया था कि एक्सप्रेसवे में गड्ढे हो गए, बारिश नहीं झेल पाया, देखिए कट गया, तो सड़क कट गई, ये हो गया वो हो गया, तब ये भाजपा कह रही थी। आज स्वाभाविक सी बात है, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, तो विपक्ष में वो अपनी बात तो कहेगी ही, भाजपा को सुननी पड़ेगी। नहीं ठीक है आदेश जी, हम जवाब सुभाष जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले विकास जी की बात अधूरी रह गई थी। विकास जी अपनी बात कंप्लीट करें। देखिए मनोज जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 से पहले 4300 किलोमीटर के आसपास के नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश के अंदर से जाते थे जी, और आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर 12,733 किलोमीटर से ज्यादा के हाईवे इस उत्तर प्रदेश के अंदर से होकर के गुजरते हैं, नेशनल हाईवे। हाँ बेशक, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात जो नाई जी कह रही थी, कहीं ना कहीं हमने भी किसी से सुना है, एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, ये कहा जाता है कि सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर उस देश के डेवलपमेंट का आईना होती हैं। तो मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट की बात करते हैं कि नहीं साहब डेवलपमेंट केवल इसलिए होता है, या एक फेलियर की मनोज जी बात कर लीजिए। मनोज जी एक छोटा सा एग्जांपल है, हमने चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया था, मिशन कामयाब नहीं हुआ। हमने 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया, मिशन क्वाइट सक्सेसफुल था, फुली सक्सेसफुल नहीं था। लेकिन क्या हम मिशन चंद्रयान 3 नहीं लॉन्च किया क्योंकि हमारे 2 मिशन फेल हो चुके थे? क्या इसलिए तो चंद्रयान 3 नहीं लॉन्च किया ना, और हमने तीसरे अटेम्प्ट में सक्सेसफुली लैंड किया और हिस्ट्री क्रिएट की। तो हमने अगर कहीं कोई कमी आई है तो कमी को लेकर के हम ये कह लें कि हम हाईवेज बनाना
बंद कर दें, हम डेवलपमेंट करना बंद कर दें, निश्चित तौर पर कमी आई है और उस कमी को हम स्वीकार करते हुए उसमें जो निर्माण एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी भी तय करेंगे। जो जिम्मेदारी होगी उसकी वो कथित जिम्मेदारी। और दूसरी चीज मनोज जी, एक बात आपको अच्छी चीज पता है जी, कभी आप कानपुर से जो अलीगढ़ होते हुए नेशनल हाईवे जाता है बाया कन्नौज होते हुए, कभी आप उस पर निकले हैं? निकले होंगे, बिल्कुल निकले होंगे, क्योंकि आप कानपुर में रहते हैं। जगह जगह QR कोड लगे हुए हैं और इस देश में ये पहला प्रयोग NHAI ने किया है कि उस पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट एक आम आदमी भी स्कैन दे सकता है, स्कैन करके वो दे सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है, जानकारी ले सकता है और उसके बारे में, पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ले सकता है। ये सच है। ठीक है विकास जी, हम आपके पास आएंगे। सुभाष जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? सुभाष जी, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब ऐसे विषय हों, जनहित के विषय हों, उस पर राजनीति के बजाय अगर कहीं कमियां हों उसको एक्सेप्ट करना और उन पर काम करना, सरकार किसी की भी हो, पक्ष में कोई हो, विपक्ष में कोई हो। सुभाष जी। तो हमारे मनोज भाई प्रवक्ता है, इनके अंदर भी बड़ी इन्होंने अच्छी चीजें सीखी, जैसे जुमलेबाजी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं और योगी जी करते हैं, वैसे जुमलेबाजी इन्होंने भी सीखी। हमारा एक्सप्रेस जो बना था उसमें जो ब्लोरो धसी, जरा उसकी जानकारी कर लीजिए। साइड में जो मिट्टी थी उसके ऊपर ब्लोरो खड़ी थी और बरसात की वजह से वो फंस गई। इनका कौन सा ऐसा एक्सप्रेस वे है ये जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? इसका 13 तारीख को उद्घाटन हुआ था। 13 तारीख से एक हफ्ते पहले इसमें जो है पहली बारिश में इसमें कमियां आ गई उद्घाटन के पहले जी। अगर गलत कह रहा हूँ तो हमारे मनोज भाई और हमारे पांडे जी हमको बता दें कि हम इसको गलत कह रहे हैं। 13 जुलाई 2026 को अधिकार यानी उद्घाटन से पहले करीब एक हफ्ते पहले शुरुआती दिनों में बारिश के दौरान एक्सप्रेस वे पे कई कमियां देखी गई। इसमें आपको बता दें कौन कौन सी कमियां आई। उन्नाव के बुरुआ क्षेत्र के अंदर आने वाले पटका पुल, मंगत खेड़ा, पूरी सही में एक्सप्रेस वे के किनारे जो भराव की गई थी, सामान्य बारिश में बह गई थी। मिट्टी के साथ एक चीज और है, जो पक्का ढांचा बनाया गया था वो पक्का ढांचा भी कई जगह से टूट गया था। के एक हफ्ते पहली बार किनारे पर बड़े गड्ढे बन गए थे। सुरक्षा फेसिंग होती है उसको पूर्णतः नुकसान हुआ था जी। उद्घाटन के पहले गुणवत्ता में कई जगह दरारें देखी गई थी। इन्होंने उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए जल्दबाजी में उद्घाटन कह दीजिए या कह दीजिए भ्रष्टाचार का खेल खेलना, तो इसलिए कह दिया। एक का बुंदेलखंड एक्सप्रेस ले लीजिए, जितने मेरे भाई हैं सभी लोग गए होंगे। क्या आपको लगता है जो हमारा, लेकिन सुभाष जी विकास जी कह रहे हैं, सुभाष जी विकास जी कह रहे हैं कि जो चलेगा वही गिरेगा, वो उसी के गिरने की संभावना होगी, जो चलेगा यही नहीं वो गिरेगा कैसे? यानी कि आपने एक ही एक्सप्रेस वे बनाया तो आप उसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने दर्जनों बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं खामियां होंगी, ये कहने का उनका मतलब है। लखनऊ बुंदेलखंड फेल, दिल्ली देहरादून फेल, गंगा एक्सप्रेस वे फेल, लखनऊ कानपुर फेल, ये सब फेल ही है यार। कर क्या रहे हो? लूट रहे हो जनता का पैसा, क्यों लूट रहे हो? ये कमियां हमारे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में क्यों नहीं आ रही है? अरे तुम्हें सिर्फ भ्रष्टाचार करना है यार, जुमलेबाजी करनी है, जनता के दुख दर्द से तुम्हें मतलब ही नहीं है। भाड़ में जाए जनता, तुम्हें सिर्फ अपनी जेब और अपने लोगों की जेबों को भरना है। आपने सारी जांच एजेंसियां लगा रखी थी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर, आपकी ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी जिसने वहां जांच न की हो। अगर एक कमी निकाली हो तो आप ऑन रिकॉर्ड दीजिएगा, जुमलेबाजी मत करिएगा। ठीक है, जुमलेबाजी और फर्जी फोकसबाजी मत करिएगा। ठीक है, जो भी चीज हो ऑथेंटिक बताइएगा। ठीक है, बात आ गई सुभाष जी। नाहिद जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। नाहिद जी, हालांकि आपने एक बात जो परसेप्शन जो बना हुआ है, ये जो आपने एक लाइन का इस्तेमाल किया था कि तमाम काम इसलिए जो नए नए प्रोजेक्ट है इसलिए किए जाते हैं ताकि लोगों को कमीशन मिल सके। ये सिर्फ आपकी जुबान पे नहीं, तमाम आम लोग भी ऐसी धारणा है उनके मन में कि तमाम ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, तमाम ऐसी योजनाएं होती हैं, तमाम ऐसे काम जो होते हैं, इसलिए उनका टेंडर होता है कि नए टेंडर होंगे तो नई बार अगली बार कमीशन होगा। ये लोगों के मन में भी धारणा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है नाहिद जी, जो विकास जी कह रहे हैं कि हमने चूंकि लगातार हम काम कर रहे हैं और कोई एक काम इसलिए हम बंद नहीं कर देंगे ताकि वहां उसमें खामियां पाई गई हैं, लेकिन खामियां
बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी एक्सप्रेस वे में दुर्घटना हो जाती है, लोगों की जान चली जाती है, तो बहुत बड़े सवाल ये उठते हैं कि आखिर हमारे देश में ये जो हाईवे हैं वो सुरक्षित क्यों नहीं है, क्यों निर्माण के दौरान ऐसी खामियां होती हैं कि हमारे तमाम देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर की जब कंपैरिजन की जाती है तो उस लेवल में हम जा तो रहे हैं, उनकी तुलना में हम निर्माण कर तो रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता पर कहीं ना कहीं हम उतने खरे नहीं उतरते हैं, उस पर सवाल बहुत उठते हैं। देखिए मनोज जी, विकास जी के उदाहरणों से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा आप अगर ये कहें कि हम 365 सड़कें बना दिए हैं जिसमें से 3-4 अगर टूटी गई तो क्या होता है, उनका उदाहरण ये है। और चंद्रयान का इसमें मैच नहीं करता। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर फीता काटने का श्रेय आप लेते हैं तो जो इसमें जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो उसका भी आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आप बताइए कि कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जनता के पैसे से बनता है और जनता से टैक्स पीरियड भी निकल जाता है, जो टोल टैक्स लेते हैं वो भी नहीं बताते। क्यों नहीं बड़े बड़े बोर्ड लगा देते कि ये इस साल से इतने साल तक दिनांक इतने इतने तक टैक्स वसूला जाएगा, और कितनी भारी मात्रा में टैक्स वसूल रहे हैं वो हम आप बहस कर चुके हैं इस पे। तो सवाल ये नहीं है कि आप दे धड़ाधड़ प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं बड़े बड़े, एक एक पुल को 6-6 बार रिपेयर करना पड़ रहा है, 6-6 बार वो गिर रहे हैं, बार गिर रहे हैं। ये हमने आपने इसी चैनल पे बैठ के देखा है। ठीक कह रही हैं आप। सवाल ये एक काम करिए, लेकिन ठोस काम करिए। आप अगर गिनाते जाएंगे हमको पहाड़ा कि हमने इतने दर्जन बना दिया है, तो वो हमको क्या बता रहे हो भाई, हमारी पैसे से तो बन रहा है, कोई एहसान थोड़ी लाद रहा है। बेशक आप जिम्मेदारी लेकर के आए कि भैया हम जीत के इसीलिए आए हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, हम सेवक बनेंगे। सेवक बने भी थे, ठीक, फिर चौकीदार बाद में बने, लेकिन सेवक तो बने ही थे। तो आप जनता के पैसे का दुरुपयोग करेंगे, उसकी सही निगरानी नहीं कर पाएंगे, तो जनता तय करेगी ना कि किसको निगरानी करवाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाहिद जी जवाब ले लेते हैं, नाहिद जी जवाब ले लेते हैं, विकास जी जवाब दे दीजिए नाहिद जी के सवालों का। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात कही महत्वपूर्ण कही है। नहीं देखिए, बिल्कुल उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। तो मुझे लगता है कि नाहिद जी अपने ही एक पहलू से असहमति भी जता गई, और वो पहलू था जो इन्होंने सबसे पहले पेज में कहा कि 6 घंटे लगते थे पहले कानपुर से लखनऊ जाने में, अब 45 मिनट लगते हैं। तो साहब अगर 45 मिनट लगाने पड़ेंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा वैसा कि मनोज जी नहीं बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर उसकी एक कॉस्टिंग होती है। और जो मुझे लगता है कि हाईवे पे टोल टैक्स की बात है, तो टोल तो हाईवे पे 2014 के बाद, तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू से दैट, 2014 के बाद तो नाहिद जी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इस देश में उससे पहले भी हाईवे पे टैक्स लग रहा था, टोल टैक्स लिया जा रहा था। दूसरी बड़ी बात, नाहिद जी एक मिनट नाहिद जी, तो ये मुझे लगता है कि डेवलपमेंट जब होगा तो मुझे लगता है कि दूसरी बहुत सी चीजें आती हैं निकल करके, क्योंकि उसकी एक कॉस्टिंग होती है, और लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं जो डेवलपर लगाते हैं, कई बार पीपीई मॉडल पर, जिस पीपीई मॉडल पर अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, उसी पीपीपी मॉडल पर जो आपका आगरा से लेकर नोएडा तक जो यमुना एक्सप्रेसवे बना है, वो भी उसी पीपीई मॉडल पर बना है मनोज जी। हाँ, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें रहती है, व्यवहारिक बात है। दूसरी बात, जो हमारे सुभाष जी कह रहे थे कि ऑथेंटिकेट बात करिएगा, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए बहुत ऑथेंटिकेट बात कर लेता हूं, और वो ऑथेंटिकेट बात ये है कि गलपुर मुंडा पुख्ता रामगंगा पुल 2013 में अखिलेश यादव उद्घाटन करते हैं, गिर जाता है, 6 महीने नहीं गिरते हैं, उसके 3-4 पिलर आके नीचे गिर जाते हैं। अब देखो नहीं ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि राजनीति, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर राजनीति, मनोज भाई जी, अभी ये सभी ने बहुत अच्छा लग रहा था, जब उसकी बात आई नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आरोप प्रत्यारोप पे जाएंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तो उससे जनता का अहित होगा। जनता के पैसे से अगर सड़क का निर्माण हो रहा है तो जवाबदेही निश्चित रूप से जनता के लिए होनी चाहिए, जनता के सहूलियत के लिए, जनता के समय को बचाने के लिए अगर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, निश्चित रूप से सड़कों का निर्माण होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, देश इसमें बढ़ेगा, प्रदेश इसमें बढ़ेगा, लेकिन गुणवत्ता के साथ भी समझौता नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का हम बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे चर्चा में जुड़ने के लिए, और निर्माण एजेंसियों से
हम उम्मीद करते हैं कि जो भी निर्माण करेंगे बेहतर करेंगे, उनसे जवाबदेही भी तय की जाएगी और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर कनेक्टिविटी हो और उस पर अगर कोई दाग अगर लगा रहा है तो उसको भी चिन्हित किया जाना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ इस खास चर्चा में जुड़े सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत शुक्रिया करते हुए इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।